गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। ये मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं और बहुत ही ईजी हैं, तो आपको पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय 4 क्लिनिकल फीचर्स। इसमें 4 क्लिनिकल फीचर्स होंगे: प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, एडिमा। ये इसमें देखे जाते हैं। एक्चुअली प्रोटीनयूरिया मतलब क्या होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यूरिन में आएगा प्रोटीन। और सेकंड पॉइंट होता है हाइपोएल्बुमिनिया, यानी कि एल्बुमिन जो होगा ब्लड के अंदर बहुत कम हो जाएगा। एंड हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, और जो कोलेस्ट्रॉल है अपने बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एडिमा, एडिमा यानी कि जो हम बोलते हैं फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, तो वो हो जाएगा। ये 4 जो है मेन इसके अंदर कैरेक्टराइज पॉइंट्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो अब इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कॉज इज़ रीनल कॉज। रीनल कॉज यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये कॉज है। इसमें नेफ्रॉन्स के अंदर जो ग्लोमेरुलस होते हैं उसका क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो फर्स्ट रीनल कॉज ये है। ये भी एक टॉपिक है, इसको भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के शेयर करूँगी, आप देख लेना उसको। एंड सेकेंड इज़ ड्रग से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि डी पेनिसिलिन है जो किडनी के स्टोन को ट्रीट करने के लिए ली जाती है, लेकिन अगर इसका ओवरडोज कर लेते हैं तो ये किडनी को डैमेज भी कर सकती है। तो सेकेंड ड्रग का है। एक ही कैप्टोप्रिल होती है, वो भी रीज़न है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। थर्ड इज़ एलर्जेंस। स्नेक बाइट हुआ, हनी बी स्टिंग हुआ, इनकी वजह से भी हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। और सिस्टमिक डिसीज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस वालों को भी हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट हम बात करें हेपेटाइटिस बी, कार्डियक फेलियर। जिनको कार्डियक फेलियर होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, उनमें भी ये कंडीशन देखी जा सकती। तो ये सब कॉज थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 क्लासिफिकेशन इसके होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। प्राइमरी के अंदर ओनली एंड ओनली अ डिसीज़ ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी। नेफ्रॉन और किडनी का सिर्फ डिसीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है प्राइमरी में। और सेकेंडरी के अंदर अदर सिस्टम डिसीज़ विच इफेक्ट ऑन नेफ्रॉन, यानी कि सिर्फ एक डिसीज़ सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड होगा प्राइमरी के अंदर। और सेकंड के अंदर तो एक ना कोई सिस्टम जो होता है वो अफेक्ट करता है हमारे नेफ्रॉन्स को। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख दोगे ना इतने क्लासिफिकेशन में, तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी। अब इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, इसकी टिश्यू की बात करें अगर हम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम 2 के अंदर डिवाइड होता है। एक मिनिमल चेंज डिसीज़ एंड मेम्ब्रेनस पॉलीप्रेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो मिनिमल चेंज डिसीज़ में क्या होता है कि किडनी इफेक्ट तो होती है बट इतना नहीं होती, लिमिटेड इफेक्ट होती है। एंड ये मैंने पेंसिल से लिखा था, थोड़ा लाइट दिख रहा है, इसमें लिखा है किडनी इफेक्ट, बट इतना भी नहीं, लिमिटेड होती है इफेक्ट। एंड नेक्स्ट जो ये मेम्ब्रेन पॉलीप्रेटिव है, इसके अंदर डैमेज मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो डैमेज होती है। तो ये बेस्ड हिस्टोलॉजी के ऊपर था। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें। ड्यू टू कॉज की वजह से, ये हम इस तरह ही लिखते हैं, आपको पता है। ड्यू टू कॉज, फिर एरो बना के, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। इन्फ्लामेशन होगा ग्लोमेरुलाई में। प्रोटीन लीकेज इन यूरिन, हमने अभी पढ़ा था प्रोटीन यूरिया, तो अब इसके अंदर प्रोटीन का लीकेज होगा यूरिन में। जैसे ग्लोमेरुलाई वो इन्फ्लामेशन हुआ, उसने अपना काम ढंग से नहीं करा, तो उसने प्रोटीन को नहीं संभाल के रखा, उसने लीक कर दिया उसको, जो कि आ गया यूरिन के अंदर। यूरिन में आने के बाद रिडक्शन इन ऑनकोटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल्स, तो जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे क्या हुआ, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होके। फर्स्ट, मोर लिपोप्रोटीन सिंथेसिस इन लीवर, क्योंकि जब कम हो जाता है अपने, तो लीवर एक साइन क्रिएट करता है, उसमें क्या, ये लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस करने लग जाता है लीवर, तो उससे हाइपरलिपिडीमिया हो गया। हाइपरलिपिडीमिया भी इसका एक कारण था, हमने फर्स्ट पढ़ा। सेकेंड इज़ डैमेज ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, डैमेज होने की वजह से वो प्रोटीन को नहीं रख पाई, उसको लॉस कर दिया उसने यूरिन में, तो उससे प्रोटीन यूरिया हो गया। और जो फ्लूइड है, फ्लूइड शिफ्ट इन ईसीएफ फ्रॉम ब्लड वेसल्स, तो वो हाइपोवॉलीमिया, वो भी क्या ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था ना, वो ब्लड वेसल्स शिफ्ट होने की वजह से हाइपोवॉलीमिया हो गया, उधर कमी हो गई ना पानी की, उधर से तो लेके चला गया वो, और जाके उसने बॉडी फ्लूइड इकट्ठे कर दिया हमारे दूसरे एरियाज़ में, तो उससे एडिमा हो गया। तो ये हाइपरलिपिडीमिया, प्रोटीन यूरिया और एडिमा, ये खुद सिम्टम्स तो थे, कैरेक्टरिस्टिक्स तो थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम्स जैसा कि हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। ओलिगोयूरिया क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ईजी है। इसमें 400 ml से कम अगर पर डे यूरिन हम पास करते हैं तो उसे ओलिगोयूरिया बोलते हैं। कम यूरिन पास हो रहा है इसमें, तो ओलिगोयूरिया होता है इसमें। और एडिमा होता है, जनरलाइज एडिमा आफ्टर इट पिटिंग एडिमा, यानी कि इसमें क्या पर्टिकुलर पहले तो एक जगह एडिमा होता था, यानी कि हाथ में हो गया, पाँव में हो गया, वो सूजन आ जाती है ना, पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं। तो वो एक तो जगह होता था, लेकिन ये आगे जाके है ना जनरलाइज एडिमा हो सकता है, यानी कि पूरी बॉडी में, जनरलाइज मतलब पूरी बॉडी में हो सकता है। तो ओलिगोयूरिया, एडिमा। थर्ड इज़ फॉर्मी अपीयरेंस ऑफ यूरिन। फॉर्म यानी कि झाग हमको अपीयर होंगे यूरिन के अंदर, झाग जैसा दिखेगा यूरिन। एंड फोर्थ इज़ ब्रीथलेसनेस, सांस की तकलीफ होगी। एंड एसाइटिस, एक्यूमुलेशन। एसाइटिस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, तो एसाइटिस हो सकता है उससे। एंड फिफ्थ हाइपोटेंशन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ऊपर यहाँ पे कि हाइपोवॉलीमिया हो रहा है, हाइपोवॉलीमिया होने की वजह से हमको यहाँ पे हाइपोटेंशन देखने को मिल सकती है। सिक्स्थ इज़ प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन आएगा। सेवेंथ पल्मोनरी एडिमा, बिकॉज ऑफ कार्डिक फेलियर, कार्डिक फेल होने की वजह से जो पल्मोनरी यानी कि हमारे जो लंग्स हैं उधर भी एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। एट्थ इज़ माइल्ड एडिमा ड्यू टू ब्लड इन यूरिन हिमेचूरिया, यानी कि माइल्ड एडिमा भी, एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि माइल्ड सीवियर बहुत ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन माइल्ड है, कम अमाउंट में है। कम अमाउंट में होने का मतलब ये होता है कि एनीमा है तो यूरिन के अंदर भी हमको ब्लड देखने को मिल रहा है, और ये हिमेचूरिया का मतलब ही यही होता है, यूरिन में ब्लड। तो ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स। दो और हैं यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर वेट लॉस भी बहुत होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो अंदर तो हमारे बॉडी में कुछ बच ही नहीं रहा, तो वो कैसे वेट को मेंटेन रखेगा, कैसे हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उससे वेट लॉस हो रहा है। तो वेट लॉस होने की वजह से वीकनेस भी आएगी। देन थर्ड इज़, नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिस। तो हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट तो सब लिखते ही हैं एग्जाम में, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, बहुत कॉमन है ये। सेकेंड इज़ ब्लड का एग्जामिनेशन करेंगे हम, क्योंकि ब्लड के अंदर से सब चीज़ें लॉस हो रही है ना, प्रोटीन्स, और तो इसमें हम प्लाज्मा एल्बुमिन टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एल्बुमिन का भी लॉस हो रहा है। और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे, हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है इसलिए। ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेड रेट चेक करेंगे। तो ब्लड एग्जामिनेशन हम ये चीज़ें चेक करेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिसमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट देखेंगे हम कि क्रिएटिन प्रेजेंट तो नहीं है यूरिन के अंदर। तो हमने ये तीनों टेस्ट इसमें परफॉर्म करें। अब मैनेजमेंट की बात करें तो द नेफ्रोटिक सिंड्रोम केसेस लीड हॉस्पिटलाइजेशन एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट एज फोकस ऑन ट्रीटिंग शॉक हाइपोवॉलीमिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हमको हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशंस में धीरे धीरे जाने लग जाता है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, पूरा फोकस चाहिएगा उसमें, क्योंकि उसमें शॉक, हाइपोवॉलीमिया, ये सब कंडीशन क्या आगे फर्दर दूसरी बीमारी क्रिएट कर सकता है, तो हमें हॉस्पिटलाइज उसको जल्दी से जल्द करना पड़ेगा। द मेन कॉज ऑफ मैनेजमेंट आर, मेन कॉज क्या है मैनेजमेंट करने का, टू मेंटेन प्रोटीन लेवल इन सीरम। अब जैसा हमने देखा प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन निकल रहा है बाहर, रुक ही नहीं रहा है बॉडी के अंदर, तो उसमें हमको प्रोटीन बॉडी में मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। हाँ, इसमें फिर हम एल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन, फिर हम एल्बुमिन बाहर से देते हैं उसको, क्योंकि एल्बुमिन लॉस हो रहा था इधर। एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। इंक्रीज प्रोटीन डाइट, फिर हम प्रोटीन डाइट उसकी इंक्रीज़ कर देंगे 1.5 to 3 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, सबका अलग अलग होता है, तो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोटीन डाइट उसकी इंक्रीज़ कर देंगे। और टू रिड्यूस एडिमा, अब एडिमा भी हो रहा था, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हम उसको सबसे पहले डायूरेटिक्स देंगे, यानी कि यूरिन जितना ज़्यादा पास होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड उसका पास हो पाएगा बॉडी से, तो डायूरेटिक्स देंगे। इसका एग्जांपल है फ्यूसमाइड और एमिलोराइड, ये बहुत ही कॉमन है ड्रग्स, तो ये हम देंगे उसको। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, कितना यूरिन वो पास कर रहा है, कितना वो वाटर का इनटेक कर रहा है, वो हमको मेंटेन रखना है। नेक्स्ट, टू कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑफ सॉल्ट इन डाइट और लो इनटेक, हमको सॉल्ट का पूरा रेस्ट्रिक्शन रखना है, क्योंकि हमने अभी देखा उसको हाइपोटेंशन हो रहा था,
तो वैसी कंडीशन में हमको सॉल्ट का इंटेक नहीं देना है, और देना है तो कम से कम देना है, उसका ध्यान रखना है। एंड थर्ड इज़ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। अब हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, लिपिड इकट्ठा हो रहा है, तो उसके लिए क्या आपको ट्रीटमेंट रहेगा, मैनेजमेंट, लो सैचुरेटेड फैट इन डाइट। सैचुरेटेड फैट को हमको कम कर देना है, यानी कि बटर, चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। आपने पढ़ा होगा बटर, चीज़ और ये जितने भी पैकिंग वाले जो भी आइटम्स आते हैं उनके पीछे आपको इंग्रेडिएंट्स के अंदर और साथ में जो भी उसका एक्सप्लेनेशन आता है उसमें लिखा हुआ होता है ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। और जो इंक्रीज़ अनसैचुरेटेड फैट इंटेक, जो सैचुरेटेड तो हमको देना नहीं है, अब अनसैचुरेटेड देना है जिसमें ऑलिव ऑयल, नट्स ये सब आएंगे, तो इसका उनको इंटेक करवाना है हमको। हाइपोलिपिडीमिया ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ सीवियर लिपिडीमिया सच एज स्टैटिन, यानी कि अभी जैसे इसको हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है तो इसके जस्ट ऑपोजिट हम इसको हाइपोलिपिडेमिक्स ड्रग देंगे ताकि उसका लिपिड कम हो सके। इसमें एक ड्रग का नाम है स्टैटिन, जो वो हम उसको देंगे। फोर्थ पॉइंट है टू प्रिवेंट किडनी डैमेज। किडनी डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए टू एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसको डैमेज से प्रिवेंट कर सके। टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन कम हो सके उसकी, तो हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव देंगे इसको, क्योंकि उसका हाइपरटेंशन हो रहा था तो उसको ये ड्रग्स देंगे। इसमें एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर आएगा, लार्सेटन, एबरसेटन, एस इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, ये सब ड्रग्स हैं जो कि हम उसको देंगे। तो मैं इसको अब ना आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको इस तरह कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई थिंक मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह अगर आप एग्ज़ाम में लिख दोगे ना तो श्योर है आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और ये हमने भी पास आउट हुए, हमने भी नोट्स बनाए, हमने भी एग्ज़ाम्स दिए, सो हमको एक्सपीरियंस है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको ये टीच करती हूँ। तो ये बेसिकली आपको ये सब चीज़ें ही आपको अपने कॉलेजेस में देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ हो सकता है एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग हो और नोट्स बनाने का तरीका अलग हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो ये आप 2 पेज की ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं नेक्स्ट आपको अलाउ करती हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन 2 पेज का। आप इस तरह अगर लिखोगे एग्ज़ामिनेशन में तो क्या है ना, जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिस तरह हम लिखते हैं तो उससे क्या एग्ज़ामिनेशन इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो इतनी सारी कॉपीज़ चेक करता है, उसको थोड़ी ना किसी चीज़ का वो रहेगा कि हमको किस मार्क्स कैसे देने, क्या देने। बट एक कॉपी ऐसी जो होगी जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा है ना, ध्यान है ना अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो उससे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आप मेंटेनेंस रखना कि जैसे ये पैथोलॉजिकल जो है पैथोफिजियोलॉजी, इसको एरो में ही लिखना, तो इससे क्या कवर अप भी काफ़ी पेजेस होगा, अच्छा ब्रॉड भी दिखेगा, और प्लस एग्जामिनेशन को अच्छा भी लगेगा और वो मार्क्स भी आपको उस अकॉर्डिंग अच्छे देगा। आप इन 2 पेज का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और ड्रग्स का नाम याद नहीं रहे, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं, 1-2 भी अगर उधर लिखोगे ना आप तो दैट इज़ इनफ है वो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।